हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट एंड एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिवेट जॉइंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से टाइप के फेलियर होते हैं। तो उसके आगे हम उसी फेलियर के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उसका डायामीटर, उसकी प्लेट की थिकनेस निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। ये देखिए, पिछले वीडियो की PDF है। हमने देखा था कि जॉइंट्स जो है दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो परमानेंट जॉइंट, टेम्परेरी जॉइंट, फिर वेल्डेड रिवेटेड जो है परमानेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद में हमने रिवेट जॉइंट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी कि मटेरियल इसके अंदर कौन सा यूज़ होता है और कौन से मेथड से ये बनते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि इनके जो हेड होते हैं, जैसे फ्लैट हेड, पेन हेड, इसके हिसाब से रिवेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने देखे थे डिज़ाइन पैरामीटर कि किसके बेस पे हम जो है रिवेट की डिज़ाइन करते हैं। फिर हमने देखे थे कि जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लैप जॉइंट, बट जॉइंट। तो लैप जॉइंट भी मैंने आपको समझाया था कि लैप जॉइंट जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट होती है तब लैप जॉइंट होता है, और दो पैरेलल होती है तब यहाँ पे बट जॉइंट होता है। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट, जैसे मार्जिनल फेलियर, उसके बाद में शियर फेलियर देखा था, टीयरिंग ऑफ द प्लेट देखा था। उसके बाद में हमने देखा था क्रशिंग फेलियर। ये जितने भी फेलियर है ये सभी आपको पता होना चाहिए कि फेलियर हो कैसे रहा है, तभी जो है आज मैं वो जो आपको चीज़ समझाने वाला हूँ तभी आपको समझ में आएगी। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शियरिंग स्ट्रेंथ, उसके बाद में टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसके बाद में क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो यदि हम बात करें शियरिंग स्ट्रेंथ की, तो शियरिंग स्ट्रेंथ में हमने कल जो है शियर फेलियर देखा था। शियर फेलियर होता कहाँ है? शियर फेलियर मैंने आपको कल भी बताया था। शियर फेलियर होता है आपके रिवेट के अंदर, ना कि प्लेट के अंदर। तो यदि हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कहाँ फेलियर होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे इस लैप जॉइंट के अंदर, इस रिवेट के अंदर यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एन लेंगे कि रिवेट में कितनी जगह फेलियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये जो आपका लैप जॉइंट है इसमें तो एक ही जगह फेलियर हो रहा है, लेकिन बट जॉइंट में आप देखोगे तो वहाँ पे दो जगह फेलियर होता है। जैसे कि एक तो यहाँ पे फेलियर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे, और दूसरा इसी जगह पे, यहाँ पे। हर आप रिवेट के अंदर देखोगे कि दो जगह आपका शियर फेलियर हो रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू, इसमें एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसमें एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद में हम देखते हैं जो आपका के है, के यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है। जैसे इसमें रो जो है आपकी एक ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी रो है? एक रो, दो रो और 3 टाइप की रो, तो के की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब यदि हम शियरिंग एरिया की बात करें, शियरिंग एरिया जो है मैंने आपको कल भी बताया था। शियरिंग एरिया क्या होता है? रिवेट का जो एरिया है, रिवेट का एरिया क्या हो जाएगा? 5/4d²। ये शियरिंग एरिया हो गया। वैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल जो है शियरिंग एरिया n × k × 5/4d²। तो यहाँ पे तो n की वैल्यू जो है आपकी 1 है, k की वैल्यू 1 है, तो एरिया जो है क्या हो जाएगा? 5/4d²। लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देंगे, ये k की वैल्यू 3 रख देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला हूँ, आपको ध्यान से समझना है। ये जो आपका लोड है, P जो है आपका क्या है? लोड पर पिच है, लोड पर पिच। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो हम बात करते हैं इंड्यूस्ड स्ट्रेस की। इंड्यूस्ड स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो हमने अभी लोड लगाया था P, उसकी वजह से इसके अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक्चुअल स्ट्रेस। ये होता है आपका स्ट्रेस, क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो एरिया यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? शियरिंग एरिया। ये हो गया। अब यदि हमको सेफ डिज़ाइन करनी है, यानी कि हमारी जो डिज़ाइन है वो सेफ रहे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेफ रहे, तो फॉर
सेफ डिज़ाइन। सेफ डिज़ाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, यानी कि टो आई एन, इसको मैं टो से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, और आई एन का मतलब है इंड्यूस्ड स्ट्रेस। ये जो है स्ट्रेस आपका कम होना चाहिए किससे? मैक्सिमम स्ट्रेस से। मैक्सिमम स्ट्रेस यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस। तो टो पर PER का मतलब क्या है? ये आपका है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस इससे हमेशा कम होना चाहिए। तो हमने क्या देखा? इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया है, यानी कि शियरिंग एरिया इज लेस देन इक्वल्स टू टो परमिसिबल। अब यदि आपको पूछ ले कि परमिसिबल स्ट्रेस कितना होना चाहिए, तो परमिसिबल स्ट्रेस यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ये जो है आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ आपने देखा होगा माइल्ड स्टील के लिए, ये ग्राफ होता है। यहाँ पे जो ये है, ये कौन सा है? अपर यील्ड पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। और हमारी जो इलास्टिक लिमिट होती है वो यहाँ तक होती है। तो ये जो एरिया होता है, नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस या फिर अभी हमने क्या देखा था? परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का ही नाम क्या है? वर्किंग स्ट्रेस। और यहाँ पे तो ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस तक हमको काम नहीं करना है। हमारा जो मटेरियल है कितना ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो सकता है, यानी स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है? यील्ड स्ट्रेस तक। और यील्ड स्ट्रेस के अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा। यानी कि यदि हमारा यील्ड स्ट्रेस मान लो कुछ भी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 2 ले ली, तो ये जो यील्ड स्ट्रेस का आधा हो जाएगा परमिसिबल, उतने तक ही हम काम करेंगे, यानी कि हमारा मटेरियल फेल नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ से। P इज़ लेस देन क्या हो जाएगा? टो परमिसिबल इनटू एरिया ऑफ शियर, यानी कि लोड हमारा कम होना चाहिए, टो परमिसिबल। ये जो है एरिया ऑफ स्ट्रेस कितना देखा था अभी हमने देखा था N/π/4 d² इंटू टो परमिसिबल। ये हमारा जो है यहाँ से फाइनल फॉर्मूला आ गया है शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए। शियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हमारा पास लोड जो है इतना होना चाहिए। और हमारा ये जो P है, P क्या है यहाँ पे? अप्लाइड लोड। अप्लाइड लोड, तो लोड हमको कितना लगाना है इस फॉर्मूले से हमको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। अब हम देखते हैं टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। आप सभी को पता है जो प्लेट है वो क्रैक कहाँ से होगी? मैंने पिछले वीडियो में भी आपको टियरिंग स्ट्रेंथ बताई थी, टियरिंग फेलियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता है कि टियर जो है फेलियर कहाँ से होता है। यानी कि जैसे आपकी ये प्लेट है, यहाँ पे 2 होल है, तो ये जो यहाँ से क्रैक होगी, जैसे कि यहाँ से क्रैक होगी, ये जो है आपका टियरिंग हो जाएगा। तो 2 होल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। यहाँ पे आप बड़े वाला डायग्राम देख सकते हैं, ये आपका पिच हो गया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? P - D। डी जहाँ पे होल का डायमीटर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि पिछले वीडियो में हमने शियरिंग एरिया निकाला था, तो यहाँ पे टियरिंग स्ट्रेंथ है तो टियरिंग एरिया आ जाएगा। टियरिंग एरिया क्या हो जाएगा? मान लो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? P, इसमें से हमको क्या निकालना है? डायामीटर निकालना है, क्योंकि हमको प्लेट की स्ट्रेंथ देखनी है। तो प्लेट तो इन होल के बीच में ही होगी ना, तो P यहाँ पे क्या है? लोड नहीं है, ध्यान रखना। ये स्मॉल p है, मैं इसका थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये स्मॉल p लगे आपको। P जो लोड था ये P पिच है, तो P - D यहाँ पे होल का डायमीटर हो गया, इनटू इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? मान लो प्लेट की थिकनेस T है, तो P - D इंटू T टियरिंग एरिया आ गया। हमारे पास एरिया आ गया। तो जब पिछली बार हमारे पास एरिया आ गया तो हमने क्या निकाला था? इंड्यूस्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी क्या निकालेंगे हम? इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिए कैपिटल P यानी कि लोड अपॉन
एरिया ऑफ टियरिंग। ये तो हो गया आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो है वो किससे कम होना चाहिए? परमिसिबल स्ट्रेस से। देखिए ये सिग्मा जो है ना वो शियर था ना, और ये नॉर्मल स्ट्रेस है। ये आप इतना तो आप सभी को पता ही है। तो कुल मिला के हमने क्या निकाला था? P इज़ लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टियरिंग इनटू सिग्मा परमिसिबल। सेम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पिछली बार किया था। यहाँ पे क्या है, एरिया जो है डिफरेंस आ जाएगा। तो P इज लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टियरिंग क्या निकाला था हमने? स्मॉल p माइनस डी इंटू टी। ये तो एरिया हो गया और सिग्मा परमिसिबल। ये टोटल जो है आपका अप्लाइड लोड आ जाएगा। और सेफ डिज़ाइन के लिए हमको क्या करना चाहिए? ये क्या है? अप्लाइड लोड। तो जो अप्लाइड लोड है वो हमेशा कम होना चाहिए टियरिंग लोड से। किसके लिए? सेफ डिज़ाइन के लिए। तो ये ध्यान रखना है। और वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? शियर लोड जो है उससे कम होना चाहिए हमारा अप्लाइड लोड, ताकि कोई भी मटेरियल फेल ना हो। अब हमारी टियरिंग स्ट्रेंथ आ गई। उसके बाद में हम देखेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स मैंने आपको कल जो है क्रशिंग फेलियर बताया था, वहाँ पे मैंने ऐसे 3D डायग्राम समझाया था जिससे आपको पता चले कि क्रशिंग फेलियर होता कहाँ है। तो यदि आपको वो याद है तो आप इतने से डायग्राम से समझ जाएंगे कि क्रशिंग फेलियर कैसे हो रहा है। यानी कि ये जो होल होता है प्लेट का वो अंदर से ख़राब होने लगता है ना, उसी को क्रशिंग फेलियर कहते हैं। तो क्रशिंग फेलियर के लिए हमको एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रशिंग देखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? इसका जो डायमीटर है वो कितना है? इसका डायमीटर d है। तो ये जो डायमीटर है और इसकी यदि प्लेट की थिकनेस है t, तो एरिया जो है कितना हो जाएगा? d इंटू टी। ये एरिया ऑफ क्रशिंग आ जाएगा। बाकी जो है हमारा प्रोसेस सेम ही है। वही जो है आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो है बराबर कितना हो जाएगा? लोड यदि हमने P लगाया है, एरिया यहाँ पे क्या है? क्रशिंग की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रशिंग आ जाएगा। और उसके बाद में यदि हम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा P इज लेस देन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रशिंग इनटू क्या हो जाएगा? परमिसिबल। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि हम सेमी प्रोसेस कर रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है, एरिया डिफरेंस आ रहा है। शियर में जो है शियर स्ट्रेस को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, इसलिए सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना ही फर्क आ रहा है, बाकी एरिया का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी हमने देखा था, और ये तो जो है एरिया ऑफ क्रशिंग जो है एक के लिए हो गया। यदि हमारे पास नंबर ऑफ रिवेट n है तो एरिया ऑफ क्रशिंग क्या हो जाएगा? n इंटू डी इंटू टी। एन क्या है? नंबर ऑफ रिवेट्स। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। P इज़ लेस देन एरिया ऑफ क्रशिंग क्या आ जाएगा? D इंटू टी और इंटू सिग्मा परमिसिबल। तो ये हमारा जो है अप्लाइड लोड आ गया। कुल मिला के यहाँ पे एक ही मकसद है हमारा कि हमारा जो मटेरियल है वो सेफ होना चाहिए। तो जो लोड हम अप्लाइड कर रहे हैं वो हमारा कम होना चाहिए मैक्सिमम लोड से। अब यहाँ पे हमने शियरिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ, या फिर हम कह सकते हैं शियर लोड, क्रशिंग लोड और टियर लोड हमने निकाल लिया। ये आपका लोड जो है, जैसे मान लो इसको पे PC से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगी कि ये क्रशिंग लोड है, और शियर लोड को आप PS लिख लेना और टियर लोड को PT लिख देना। तो ये जो लोड अपने पास 3 आ गए। अब हमारा जो मटेरियल है वो फेल कहाँ पे होगा? हमारा मटेरियल फेल होगा जहाँ पे इन तीनों में से स्ट्रेंथ जो कम होगी, यानी कि जो वीक पोर्शन होगा वहीं पे हमारा फेलियर होगा। तो यदि हम एफिशिएंसी निकालना चाहें कि हमारा जो मटेरियल है, क्योंकि हम जो भी रिवेट डिज़ाइन करेंगे वो तीनों जो है स्ट्रेंथ निकाल के ही हम डिज़ाइन करेंगे, तो हमारे इसकी स्ट्रेंथ में हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे कि इन तीनों में से सबसे वीक कौन है और प्लेट की मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ कितनी है, उन दोनों का रेशियो ही हमारी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है? सेम ही क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ।
एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होती है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ये सभी जगह अप्लाई होता है। तो यानी कि आउटपुट इनपुट से हमेशा कम ही आता है, तभी तो एफिशिएंसी 100 से कम होती है। तो हम क्या लिखेंगे? लिस्ट ऑफ कौन कौन सी स्ट्रेंथ है हमारे पास, या कौन कौन सा लोड है? शियर लोड, टियर लोड, और कौन सा हो गया? क्रशिंग लोड। इन तीनों में से जो हमारा मिनिमम है वो अपॉन क्या हो जाएगा? ये आपकी प्लेट स्ट्रेंथ। अब ये प्लेट स्ट्रेंथ, जैसे हमारे पास जो प्लेट थी ना, वो बिना होल के, उसके मान लो विड्थ W है, T थिकनेस है, ठीक है, ये हमने मान लो लगा दिया, तो ये आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ जो है, ये तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, सॉरी, इसको हम स्ट्रेस से, परमिसिबल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो प्लेट की स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल p यानी कि पिच इंटू T आपकी थिकनेस आ जाएगी, और सिग्मा परमिसिबल, ये आपकी प्लेट स्ट्रेंथ आ जाएगी। P यहाँ पे क्या है, ये ध्यान रखना, ये P जो है पिच है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, आपने देखा होगा SSC JEE या फिर जितने भी JEE के एग्ज़ाम हैं, वहाँ से डायरेक्ट एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट लिखा रहता है और ये फॉर्मूला लिखा रहता है 4 ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरीके से। तो ये हो गई आपकी एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन बचा है कि रिवेटेड जॉइंट का डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है, यानी कि हम कैसे उसका डायमीटर निकालेंगे, कैसे उसकी थिकनेस निकालेंगे। तो उसके जितने भी तरीके हैं वो हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर रिवेटेड जॉइंट। डिज़ाइन प्रोसीजर में हम क्या 2 चीज़ निकालेंगे, एक तो थिकनेस ऑफ द प्लेट, दूसरा डायमीटर ऑफ रिवेट एंड डायमीटर ऑफ होल। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है वीडियो को। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक बहुत ही कम करते हो, शेयर नहीं करते हो। जितने भी आपके फ्रेंड जो हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर करें, इतना सा आपको काम करना है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डायमीटर है और थिकनेस है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। उस रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है फॉर्मूला आपका अनविन फॉर्मूला। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे डायमीटर ऑफ होल बराबर 6√T। T यहाँ पे क्या है? थिकनेस ऑफ प्लेट। अब यदि हमारी जो T है यानी कि थिकनेस जो है वो ग्रेटर देन 8 mm होगी, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप रट लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनविन फॉर्मूला क्या है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि डायमीटर ऑफ होल और थिकनेस के बीच में रिलेशन क्या है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यदि हमारी जो थिकनेस है प्लेट की वो 8 mm से ज़्यादा है तो हम ये अप्लाई कर देंगे, यदि 8 mm से कम है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। यदि हमारी इफ़ T इज़ लेस देन 8 mm, तो हम क्या करेंगे, शियरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्रशिंग रेजिस्टेंस, या आप शियरिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, यानी कि शियरिंग स्ट्रेंथ बराबर क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये दोनों बराबर हम कब करेंगे, जब हमारी थिकनेस जो है वो 8 mm से कम हो जाएगी। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था कि शियरिंग स्ट्रेंथ हमारी क्या थी। यदि K और N हम साथ में रखते हैं, π/4 d² इंटू टॉ परमिसिबल बराबर K क्रशिंग में क्या था, D इंटू T था। ये एरिया आ गया और क्रशिंग स्ट्रेंथ आ गई। यहाँ से हम दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। और यदि हम शियरिंग स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ को इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लोड आ जाएगा।
जो हमने हमारे पास पिच आ जाएगा। जैसे कि ये फॉर्मूला आप वापस लिख सकते हैं, KN π/4 d² इंटू टॉ परमिसिबल बराबर P माइनस डी, यहाँ पे P पिच है, इंटू T इंटू सिग्मा परमिसिबल। यहाँ से हमारे पास पिच आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास D आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पिच आ जाएगा। तो कुल मिला के हम जो है रिवेट का जो डायमीटर निकाल सकते हैं और उसकी थिकनेस निकाल देंगे और हमारे पास पिच भी आ जाएगा। बस हमको एक चीज़ की चाहिए, जैसे कि आपके पास यदि थिकनेस दे रखी है तो आप डायमीटर ऑफ होल अनविन फार्मूला से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रिवेट जॉइंट को अच्छे से स्टडी कर लिया है। यदि फ्रेंड्स आपको इसके क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं आपको रिवेट जॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। और आपका इतना सा काम है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर नहीं करते हो आप, शेयर करना है आपको, ताकि मेरी जो मेहनत है वो भी कामयाब हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।